नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अब पशुओं की डेयरी खोलने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। हरियाणा वासियों को सीएम मनोहर लाल की एक और बड़ी सौगात। बाढ़ और सूखे से बचाव के लिए हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने बजट 300 करोड़ से बढ़ाकर किया 1100 करोड़ रुपए। संगीता फोगाट ने भारत का नाम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया रोशन। ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना देने वाली रेसलर ने जीता ब्रॉन्ज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुपालन विभाग की मिनी और हाईटेक डेयरियों के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि हमारे पास डेयरी एक सशक्त विकल्प है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशुओं की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही 20 से अधिक दुधारू पशु की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,244 डेयरियां स्थापित हुई हैं। पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। अब तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। हाईटेक और मिनी डेयरी इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। दिल्ली के आईटीओ बैराज के 5 गेट जाम होने के बारे में सोशल मीडिया पर आ रही पोस्ट और विभिन्न माध्यमों से मिल रही खबरों पर फौरन संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में 2 सदस्यीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि इस मामले की गहनता से जांच करके 24 घंटे में रिपोर्ट उनको सौंपी जाए। कमेटी में 2 इंजीनियर इन चीफ को सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ आईटीओ बैराज के 5 गेट नहीं खुलने के मामले की सत्यता को जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूरी गंभीरता के साथ राहत पहुंचाने में लगी हुई है। सीएम ने कहा कि बाढ़ की वजह से उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस विषय पर सभी प्रदेशों की सरकारों को एकजुटता दिखाते हुए काम करना चाहिए और एक दूसरे पर दोषारोपण से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसकी मार कई राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और दिल्ली सहित कई राज्यों को झेलनी पड़ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब तक राज्य के करीब 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जहां जहां जानमाल का नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने के लिए
आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 20 लोगों की बाढ़ के कारण जान गई है और पीड़ितों को 4 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों के पास खाने का सामान, पशुओं के लिए चारा आदि मुहैया करवाया जाएगा और इसके लिए एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियां फरीदाबाद में लगी हुई हैं। महिला पहलवानों में शामिल संगीता फोगाट ने भारत का नाम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। संगीता ने हंगरी के बुडापेस्ट में पॉलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में हंगरी के विक्टोरिया बोर्सोस को हराकर 59 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। संगीता ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में अपने हंगेरियन प्रतिद्वंदी को निर्णय द्वारा जीत में 6-2 से हराया और संगीता ने टेक डाउन मूव के साथ बढ़त बना ली। हालांकि हंगरी की पहलवान ने स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया, लेकिन भारतीय पहलवान ने उग्र हमला किया। संगीता ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पुनिया की पत्नी और राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडल विजेता गीता फोगाट की बहन है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद संगीता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि यह मेडल सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का मेडल है। मैं इस मेडल को दुनिया की उन सभी संघर्षशील महिलाओं को समर्पित करती हूं जो महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के खिलाफ संघर्षरत हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास एक नाइजीरियाई तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से लगभग 25 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान नवेके कॉलिंस के तौर पर की गई है, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह एक ग्राहक से मिलने के लिए मेट्रो स्टेशन के पास आएगा। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ सेक्टर 31 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस को अब और खुलासे होने की संभावना है। जाखल के गांव में आई बाढ़ के चलते अब टोहाना में आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते आर्मी की 5 कंपनियां पहुंची, जिन्होंने टोहाना के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया ताकि किसी भी आपात स्थिति से मरीज को बचाया जा सके। एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने आर्मी को उचित दिशा निर्देश दिए ताकि गांवों में व्यवस्था को ठीक रखा जा सके। एसडीएम ने बताया कि सेक्टर बनाए गए हैं जिसके अनुसार आर्मी काम करेगी। उन्होंने कहा कि 4 टीमें गांव में राहत और बचाव में लगी हुई हैं और एक इंजीनियरिंग टीम पुलों की देखरेख का काम संभालेगी। कांग्रेस की दिग्गज नेता और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा यमुनानगर में बाढ़ पीड़ितों से मिली। कुमारी शैलजा का 1 महीने के अंदर यमुनानगर में यह तीसरा दौरा है। कभी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तो कभी बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए कुमारी शैलजा लोगों से रूबरू हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवजा देना चाहिए। वहीं कुमारी शैलजा ने दिल्ली की सरकार को भी जमकर घेरा। कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए राहत पैकेज को नाकाफी बताया और हरियाणा सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बर्बादी का आंकलन कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कुमारी शैलजा ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पानी के मसले पर आम आदमी पार्टी अब सियासत पर उतर आई है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब फ्लड आ रहा हो तो और नहरों को बंद कर दिया जाए? यह सरासर आम आदमी पार्टी का बड़ा झूठ है। पानी के मसले पर कुमारी शैलजा हरियाणा सरकार के साथ खड़ी नजर आई और आम आदमी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रशासन का हमने देखा जगह जगह पर लोगों में बहुत रोष है कि प्रशासन से कोई आया ही नहीं, और अगर आए तो पास से निकल गए, कोई हल नहीं निकाला। ये तैयारियां पहले से शुरू होनी चाहिए, बरसात के मौसम से पहले। और जब अगर जैसे इस बार कुछ ज़्यादा हो गया तो कुछ प्लान भी होना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम्स पर्याप्त नहीं थी, आई कुछ जगह देखा गया कि उन्हें खुद मालूम नहीं था कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन अब तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हरकत में आए और सरकार भी हरकत में आए। कुछ थोड़ी फौरी तौर पर काम करने होते हैं, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हल के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, काम शुरू करने चाहिए। और मिड टर्म का ये है कि इसके बाद अब क्या करेंगे। मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को, असेसमेंट जल्दी से हो जाए। और अभी इमीडिएट रिलीफ लोगों को चाहिए, मकानों के लिए, खाने के लिए, राशन पानी के लिए, पशुओं के लिए, दुकानें खोलने के लिए। तो ये सरकार को इन सब चीज़ों का जायज़ा लेते हुए लोगों तक राहत पहुंचानी चाहिए।
नहरें बंद कर सकता है क्या कोई? मुझे ये बताओ, जब फ्लड आ रहा हो तब नहरें बंद कौन कर सकता है? वो तो टूटती हैं। यहाँ पे सारा जो अपना एरिया खराब हुआ है, ये तो जगह जगह पर नहरें टूटी हैं। पानी जब इतने वॉल्यूम में आएगा, देखो ऊपर पानी कितना आया है, हमारे पड़ोस में हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है, पानी को कौन कैसे कोई रोकेगा? वो तो आगे बहेगा और पानी अपनी जगह बना लेगा। इसमें मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि जहाँ पे ब्रीच है या ज़्यादा पानी का वॉल्यूम आता है तो वो नहीं होना चाहिए। उसको पहले से चैनलाइज ऐसे करें कि जब ज़्यादा पानी आए तो वो अपना बहाव ऐसे चैनल्स में से ले लें। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ब्लॉक रादौर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हल्का रादौर के कांग्रेस एमएलए बिशन लाल सैनी को ज्ञापन देकर कर्मचारियों और आमजन से जुड़ी मांगों के बारे में कांग्रेस पार्टी का रुख जाना। प्रदर्शन से पहले कर्मचारियों ने कंबोज धर्मशाला में इकट्ठे होकर भाजपा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल में कांग्रेस विधायक के कार्यालय पहुंचे। मौके पर विधायक ने आश्वासन दिया कि आने वाले विधानसभा सत्र में कर्मचारियों के मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी। वहीं अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना 1 जनवरी 2006 से बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। पुरानी पेंशन जो स्कीम चल रही थी, जो बंद हो गई थी, उसको हम दोबारा फिर से चालू करेंगे और वो हमारे जो है पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर भी है। हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे इसको। जहाँ जहाँ हमारी सरकार आती जा रही वहाँ हम इसको लागू करते जा रहे। नंबर 2, दूसरा जो आपका पॉइंट था कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये भी आपकी बात जायज़ है, ये भी हम मतलब कि विधानसभा के अंदर उठाएंगे। नंबर 3, नहीं सर, ये कौशल रोजगार निगम बंद कर रहे हैं। नंबर 3, जो इन्होंने कौशल रोजगार का जो भी सिस्टम चला रखा, ना तो इनके पोर्टल चलते हैं ना कुछ, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। जब ये नहीं था तब भी तो हरियाणा प्रदेश था, तब भी ये देश था, कोई पोर्टल से कोई चीज़ें नहीं चला करती। तो इसलिए पोर्टल वाला सिस्टम तो हम सबसे पहले यही बंद करेंगे। और ये रोजगार का जो इन्होंने खोल रखा है, एक निगम बनाया है, ये एक ठगी है, ये एक प्रकार की ठगी है नौजवानों के साथ और कर्मचारियों के साथ। इसको भी हम बंद करेंगे, क्योंकि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको उसमें डाल रहे हैं। उसमें जो 15-15 साल तक कच्चे रह लिया और उसको निगम उसमें रोजगार निगम में डालते हैं तो पता नहीं उसका नंबर कब पड़ेगा। अगर नहीं पड़ा तो अपने घर बैठ गया। तो ये कोई स्कीमें नहीं है, ये सरकार के काम नहीं होते। सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सरकार को जनता चुनती है और जनता को अपनी भलाई के लिए चुनती है, लेकिन इनका दिमाग खराब हो गया। ये सारे काम जो भी कर रहे हैं ये उल्टे कर रहे हैं। रामबाग स्थित महादेव मंदिर में महादेव सेवा संघ कालका द्वारा हरिद्वार से लाई गई कावड़ यात्रा जल चढ़ाकर संपन्न हुई। इस संघ की यात्रा का विशेष आकर्षण 250 फुट लंबी कावड़ रथ स्वरूप है, जिसमें भगवान भोलेनाथ का नटराज रूप, हनुमान जी की 10 फुट की प्रतिमा, अयोध्या का झंडा, केदारनाथ मंदिर आदि कई प्रकार की झांकियां हैं। इस यात्रा की खास बात यह भी है कि रथ के साथ साथ 45 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा तिरंगा भी भक्तों द्वारा बड़े ही गर्व के साथ लगाया गया है। एक तरफ बाढ़ के पानी से घरों में रखा सामान जो खराब हो गया है और वहीं दूसरी तरफ आसमानी बिजली गिरने से घर के सभी बिजली के उपकरण जल गए। आसमानी बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना गांव सारसा की है, जहां पर डेरे में स्थित एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई और बिजली के सभी उपकरण नष्ट हो गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सैनीपुला सारसा हरजिंदर सिंह तेजा सिंह का डेरा है और 8:30 बजे के करीब खाना खा के दूसरे कमरे में गए ही थे, तभी ब्लास्ट हो गया। बहुत नुकसान हो गया, बैटरी फट के 3 AC और फ्रिज काफ़ी नुकसान हो गया। कम से कम लाख से ऊपर हो गया। 100 रुपया वाला इन्वर्टर था वो भी गया सारा। तो मतलब कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? जान माल का बस यही था कि दूसरे कमरे में चले गए थे, अगर वहाँ होते तो सारे जाते, जिस हिसाब से ब्लास्ट हुए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।